जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल GGR रैंकर्स एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हमने जो सफलता बैच जो स्टार्ट किया है 24-25 के लिए, ठीक है, जिस पर आपको मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूँ और उस मैथ की जो एक्सरसाइज है हमारी 1.1 उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे 1.2 एक्सरसाइज की। और ये जो 1.2 एक्सरसाइज है, इससे आप ये समझ लीजिए आपको एक प्रश्न आपके पेपर में आना ही आना है, अब वो भी 3 नंबर का आना है, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बताया था आपको शुरुआत में कि ये जो चैप्टर रहेगा हमारा वो 5 नंबर का रहेगा और 5 नंबर में भी 2 एक्सरसाइज लगी हुई है, एक 1.1 और एक 1.2। 1.1 हमने आसानी से बिल्कुल बहुत आसान तरीके से खत्म कर ली थी। आज हम 1.2 जो एक्सरसाइज है उसे भी बहुत आसान तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ी जो उसकी जो बेसिक जानकारी है उसे पहले हम पढ़ेंगे। आप सिर्फ 5 मिनट दीजिए, उसके बाद आप जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो बिल्कुल समझ लिए एकदम मजा आ जाएगा अपना। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे क्या इस एक्सरसाइज में, अपर में संख्याओं का पुनः भ्रमण, मतलब हम दोबारा हम जो अपर में संख्या है उनको थोड़ा रिपीट करेंगे कि अपर में संख्याएं कौन कौन सी हैं और उन्हें प्रूव कैसे करेंगे। हम इस एक्सरसाइज में यही सीखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है अपर में संख्याओं का पुनः भ्रमण। ठीक है, देखिए आगे अभी हम ये भी सीख लेंगे कि अपर में संख्या कौन सी है, थोड़ी बता भी देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कक्षा 9 में आपने अपर में संख्याओं एवं उनके गुणों से आपको परिचित कराया गया था। ठीक है, ये सारी थोड़ी हिंदी है, आप थोड़ा सुनते रहे, मैं सारी चीज दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, आपने कक्षा 9 में क्या सीखा कि अपर में संख्याएं जो होती है उनको बारे में सीखा था कि अपर में संख्याएं कौन सी होती है और उनके गुणों के बारे में आपको परिचित कराया गया होगा। ठीक है, अगर पता हो, नहीं पता हो तब भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, आपके इस अस्तित्व में अध्ययन किया था, आप यह देखा गया कि किस प्रकार इस प्रकार परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या, जैसे मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह से बनती है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आपने यह भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरमेय संख्याओं को हम स्थान निर्धारित कर सकते हैं। मतलब आपने कक्षा 9 में यह भी सीखा था कि किस तरह से हम अपरमेय संख्या को किसी भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे तथापि हमने यह सिद्ध नहीं किया था कि ये संख्याएं अपरमेय हैं, हमने ये प्रूव नहीं किया था उस समय कि ये अपरमेय संख्याएं है या नहीं। प्रूव कैसे करेंगे, उसका प्रूव ही हमें आज क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इन संख्याओं को अपरमेय इस अनुच्छेद मतलब इस एक्सरसाइज हम यह सिद्ध करेंगे कि रूढ़ 2, ठीक है, रूढ़ में 2 संख्या, रूढ़ में 3 संख्या और रूढ़ में 5 संख्या। ठीक है, और ये 3 नंबर जो लिखे हुए हैं, रूढ़ में 2, रूढ़ में 3, रूढ़ में 5, सारी अपर में संख्या और इन्हीं में से प्रश्न आना है, समझ लीजिए। तथा व्यापक रूप से रूढ़ पी जो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं अपर में संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो पी जो हमारा नंबर है या जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अगर कोई भी अभाज्य संख्या जो रूढ़ में लिखी हुई है, ठीक है, वो हमारी संख्या कहलाएगी अपर में। कौन सी, अपर में। ठीक है, आगे अपनी उत्पत्ति हम जिन प्रयोगों का प्रयोग करेंगे उनमें से एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो अभी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, याद कीजिए कि एस एक अपर में संख्या है। ठीक है, एस कई संख्या, एक अपर में संख्या है। यह क्यू पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसा कि आप मैंने बता भी था कि आपको क्या अपर में संख्याएं कौन सी होती है जिन्हें हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वही बात यहाँ पे लिख रखी है। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0 है। अपर में संख्याओं के कुछ उदाहरण जिनमें से आप परिचित हैं निम्नलिखित, जैसे आगे पहले से जानते हैं, जैसे रूढ़ 2, रूढ़ 3, रूढ़ में 15, पाई और रूढ़ में 2 बट्टे, रूढ़ में 3 और ये 1.0111। ठीक है, ये सारी संख्या कैसी हैं, अपर में संख्या। ठीक है, इन्हें हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब सिद्ध जब करेंगे तो आपको एक प्रमेय याद रखनी है। वो प्रमेय क्या है सर, तो वो प्रमेय ये लिखी हुई है। अगर आप इस प्रमेय को याद रखते हैं तो समझिए आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मान लीजिए कि P जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, कैसी संख्या लिखी हुई है, अभाज्य संख्या। जानते होंगे अभाज्य संख्या, यह P जो संख्या है और कई संख्या अभाज्य, जो ए स्क्वायर को क्या करती है,
विभाजित करती है। ठीक है, मैं भी इसे एक्सप्लेन भी करूंगा लिख कर। ठीक है, करती है तो P A को भी विभाजित करेगी जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। आप कहें इस तरह से हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, आप अगर इस तरह समझ में नहीं आया तो आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे एक संख्या लिखी हुई है मान लीजिए, अब वो संख्या लिखी हुई है 25, आप इस तरह समझ लीजिए। ठीक है, एक संख्या लिखी हुई है कितनी, 25, और ये जो 25 संख्या लिखी हुई है मान लीजिए जो अभाज्य संख्या है 5, उससे क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, वही लिख रखा है। मान लीजिए Q एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, A स्क्वायर को विभाजित कर दिया तो P, अगर मान लीजिए 25 अगर A से विभाजित होंगे तो 25 कितने का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 25 स्क्वायर है कितने का, 5 का, तो 5 भी संख्या क्या हो जाएगी, इससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर 25 जो है वो कितनी संख्या से विभाजित हो रही है, 5 से, तो 25 कितने का स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 25 स्क्वायर है कितने का, 5 का, तो 5 जो संख्या होगी वो भी इस संख्या से 5 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आप ऐसे देखें 9 बट्टे मान लीजिए मैंने संख्या लिख रखी है 3, तो जो 3 संख्या लिख रखी है ये कैसी संख्या है, ये बोलेंगे ये संख्या लिखी हुई है अभाज्य। कौन संख्या है, अभाज्य। अब जो 3 जो संख्या है इससे जो 3 संख्या है वो 9 को पूरी तरह से क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। और जो 9 संख्या है 9 कितने का स्क्वायर है, 3 का, तो ये 3 जो है वो इस 3 ये जो 3 लिखे हुए ये भी इसे पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। ठीक है, ये प्रमेय हमारी कहती है अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या विभाजित है तो वो संख्या जिसका स्क्वायर है वो भी उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आप जब प्रश्न करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, एक सवाल जरूर आना है आपके पेपर में, समझिए प्रश्नावली हमारी 1.2 और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते भी हैं कि रूट 5 कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जब भी आपको कोई भी अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना करेंगे। ठीक है, माना करेंगे, और माना क्या करेंगे हम, जो रूट 5 हमें संख्या दे रखी है, कौन सी दे रखी है हमें, अपरिमेय। ठीक है, इसे हम परमेय मान के चलेंगे। ठीक है ना, क्या मान के चलेंगे, परमेय। ठीक है, देखिए माना इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे भी, माना रूट 5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लिख लेंगे इतना, रूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब परमेय संख्या कौन सी होती है, तो आपने पढ़ रखा है परमेय संख्या जिन्हें हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम रूट 5 को अगर हम परमेय संख्या बोल रहे हैं तो इसका मतलब है रूट 5 जो संख्या लिखी है इसे आप P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो P बट्टे Q बराबर रूट 5, और ये P और Q का है, तो आप यहाँ पे देखेंगे P और Q ये हमारे पूर्णांक है। क्या यहाँ पे पूर्णांक, लेकिन कैसे पूर्णांक है, ये पूर्णांक है हमारे सह अभाज्य। कैसे पूर्णांक है, ये सहभाज्य। अब बात आती है सहभाज्य क्या होती है, तो सहभाज्य आप यहीं से समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो जो लास्ट में हम समझाएंगे उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। P और Q का यहाँ पे बताइए पूर्णांक, और कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य। जब बात आती है सहभाज्य क्या होता है, तो सहभाज्य संख्या वे होती है जिनमें अगर हम बात करें कॉमन संख्या, अगर हमारे पास 2 संख्या दे रखी है उनमें अगर कॉमन संख्या कितनी है, 1, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनका HCF कितना हो, 1, HCF कितना हो, 1, तो वो संख्या कहलाती है हमारे पास सह अभाज्य संख्या। मतलब कहने का मतलब यह है कि P और Q जो संख्या हमारे पास दे रखी है उसमें संख्या कॉमन कितनी है, तो आप बोलेंगे अगर कॉमन संख्या 1 है, अगर 1 है तो लास्ट तक भी इन दोनों संख्याओं में कॉमन हमारा कितना रहना चाहिए, 1। अगर 1 के अलावा अगर कोई दूसरा कॉमन अगर आता है, 1 के अलावा अगर कोई दूसरा कॉमन आता है किन संख्याओं में, P बट्टे Q संख्या में, तो समझ लीजिए यहाँ पर एक विरोधाभास बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखा है P Q पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है, कॉमन संख्या 1, HCF 1, उन्हीं को बोलते हैं सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बट्टे में कितना लिख लेंगे, इसके 1 क्रॉस करेंगे तो 1 का गुणा P में करेंगे तो बोलेंगे P आएगा सर। ठीक है, और रूट 5 का गुणा Q में करेंगे तो रूट 5 और Q। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पर रूट हटाना है, तो रूट हटाने का तरीका बताइए। तो रूट हटाने का तरीका है, आप बोलेंगे रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों ओर का बताइए,
दोनों ओर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग। ठीक है, तरफ लिख लीजिए यहाँ पर। वर्ग करने पर, अब वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, रूट हटाना है यहाँ से। तो जब वर्ग करेंगे तो पी का भी वर्ग करेंगे हम, और रूट 5q का भी वर्ग करेंगे। ठीक है, अब पी का वर्ग करेंगे तो पी का वर्ग तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, और रूट का वर्ग करेंगे। अगर मान लीजिए कोई लिखा है सवाल रूट एक्स, इसका वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, एक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स। अब आप क्या करेंगे यहाँ से, इसी के आधार पर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, आप क्यू स्क्वायर का मान निकालना है, किसका निकालना है, क्यू स्क्वायर। क्यों निकालना है अभी देखिए, अगर यहाँ से हम क्यू स्क्वायर का मान निकालें तो सर आप बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर और बट्टे में 5, पी स्क्वायर बट्टे 5। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 1, तो यहाँ पे बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 5। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है आपने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इधर बट्टे में कुछ नहीं है, इधर 5 लिखी हूँ, तो इसका मतलब इधर भी बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब जो 5 जो संख्या लिखी है, ये पी स्क्वायर को पूरी तरह से क्या कर रही होगी, विभाजित कर रही होगी। कैसे पता चला, अगर आप देखेंगे क्यू स्क्वायर के बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। वैसे मतलब आप कैसे में कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा हुआ है। अब 1 लिखा हुआ है, इधर बट्टे में कितने लिखे हुए हैं, 5 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है अगर इधर कुछ नहीं है तो इधर भी कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो पी जो 5 जो संख्या है, ये पी स्क्वायर को पूरी तरह से क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। ठीक है, इसे समीकरण 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि पी स्क्वायर जो 5 संख्या है से, जो हमने प्रमेय पढ़ी थी उसी का प्रयोग कर रहे हैं, पी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या होंगे, विभाजित। जो पी स्क्वायर है वो 5 से क्या है, विभाजित। अगर पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होंगे तो जो पी जो संख्या है, पी भी शुरुआत में बताया था मैंने, पी भी 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर पी स्क्वायर जो वो कितने से विभाजित है, 5 से, तो समझ लीजिए जो पी जो संख्या है जो शुरुआत में मैंने बताया था, वो भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब आप विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर भागफल कितना आएगा बताइए। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी बट्टे 5, तो अगर हम विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर भागफल कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, तो भागफल पता तो होगा नहीं है, तो हम मान ले रहे हैं भागफल आ रहा है हमारे पास कितना, ए। अगर यहाँ से पी का मान निकालें तो पी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5a। ठीक है, इसे लिख दिए समीकरण 2। हमें किसका मान चाहिए, पी का और क्यू का, तो पी का मान तो हमने निकाल लिया, 5a आ चुका है। अब चाहिए हमें किसका, क्यू का। तो आप क्या करेंगे, का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो आप बोलेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और पी की जगह पे ये लिखना हमें 5a का स्क्वायर और बट्टी में 5। अब जब इसका स्क्वायर कर लेंगे, अब जब स्क्वायर करेंगे आप तो देखिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 25, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर और बट्टे में लिखेंगे यहाँ पे 5, 5 से 25 कितने बार कटेंगे, 5 बार। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ पे 5a स्क्वायर। अगर यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकालें, ए स्क्वायर का मान निकल के आएगा क्यू स्क्वायर बट्टे कितना, 5, क्यू स्क्वायर बट्टे 5 यहाँ से मान निकल के आएगा। अब अगर हम आगे देखेंगे तो आगे आप देखेंगे इधर बट्टे में, ए के बट्टे में कुछ नहीं लिखा है, तो कितना लिखा हुआ है, 1। इधर अगर देखें तो बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 5। अगर 5 लिखा हुआ है, इधर कुछ नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो क्यू जो संख्या लिखी है क्यू स्क्वायर, ये कितने से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी पूरी तरह से, क्योंकि इधर बट्टे में कितना लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर, ठीक है,
5 से क्या होंगे, विभाजित। 5 से क्या होंगे, विभाजित है। अब वही अगर पी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित। ठीक है, क्यू भी 5 से विभाजित होंगे। और जब विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा, देखिए जब हम क्यू बट्टे 5 कितनी बार करें भाग हो जाएगा, पता तो होगा नहीं, तो हम कितनी बार मान ले रहे हैं, बी बार भाग चलाएगा। तो क्यू का मान यहाँ से कितने निकल के आया है, 5 बी। आप इसे लिख दिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था, अब आप देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए तो मैंने शुरुआत में आपसे बताया था कि शुरुआत में क्या बताया था, देखिए शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप देखेंगे, आप पहला ही सवाल समझेंगे, बाकी तो आप फिर सारे इसी की तरह कर लेंगे कि जो पी और क्यू जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, उनमें कॉमन संख्या कितनी है, एक। कॉमन संख्या एक है, तो लास्ट तक भी हमें कॉमन संख्या एक मिलनी चाहिए पी और क्यू में। लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ पर जब आप यहाँ पर देखेंगे पी और क्यू में जो कॉमन संख्या है वो कितनी आ चुकी है, तो आप देखेंगे पी और पी में और क्यू में संख्या में पी का मान कितना दे रखा है, 5a और क्यू का मान कितना दे रखा है, 5b। अब आप इन दोनों में साफ कॉमन दिख रहा होगा कि इसमें कॉमन आ चुका है 5। कॉमन कितना आ चुका है, इसमें 5 संख्या जो है वो कॉमन आ चुकी है कम से कम। और भी संख्या होंगी लेकिन हमें मिल रही है यहाँ पे, साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पे कॉमन संख्या मिल रही है कितनी, 5। अब हमें मिलनी कितनी चाहिए लास्ट तक, एक, और मिल कितनी रही है हमें, 5। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसे इसीलिए हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं क्या कर रखी है, मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखी है, और वो मिस्टेक हमने कर रखी है ऊपर जब देखेंगे। ठीक है, देख यहाँ पे हमने क्या मार रखा है, √5 को। आप कहेंगे √5 को हमने परे मार रखा है, इसीलिए ये मिस्टेक आ रही है। ठीक है, इसी को यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, इसी को आप लिख देंगे और आपका सवाल पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 हुआ 3 से, 1 हुआ 3 से ज्ञात होता है कि पी और क्यू में कम से कम जो 5 जो संख्या है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। ठीक है, लेकिन होनी कितनी चाहिए, एक संख्या, और कितनी कॉमन आ रही है, 5। ये इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने ऊपर मिस्टेक कर रखी है। वो मिस्टेक क्या है, हमने √5 को क्या मार रखा था, हमने √5 को मार रखा था पर में, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक आ रही है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण की 5 संख्या उभयनिष्ठ है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आप पूरे जो प्रश्न है उसे आप हल करेंगे। ठीक है, अब आगे जब आप प्रश्न देखेंगे तो उसमें क्या होगा, इसी प्रश्न में आपको क्या करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए क्या करेगा, आपको यहाँ पे जो √5 लिखे हुए इसकी जगह पर √2 लिख देगा। ठीक है, और क्या करेगा, √3 लिख देगा। √5 तो यहाँ पे लिखा ही है, √7 लिख देगा, √10 भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये सारे सवाल इस तरह से आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे 5 जो संख्या लिख के आ रही है वहां पर 2 लिख के आएंगे, अगर 3 है तो फिर 3 लिख के आएंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न ये भी देख लीजिए, सही 2 ही तरह के प्रश्न है इसमें। ठीक है, और ये जो प्रश्न होगा ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो मैं शुरुआत में जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना करेंगे।
माना 3 प्लस 2√5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्या संख्या एक परमेय, अगर परमेय है तो आप इसे लिख सकते हैं P बट्टे Q के रूप में। तो P बट्टे Q बराबर कितना 3 प्लस 2√5। ठीक है, और P और Q क्या है यहाँ पर शुरुआत में बताएगा, P और Q क्या यहाँ पर पूर्णांक रहेंगे, क्या रहेंगे पूर्णांक, लेकिन कैसे पूर्णांक रहेंगे, सह अभाज्य। सह अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं कौन सी, जिनका HCF कितना हो एक, या फिर कॉमन संख्या कितनी हो हमारी एक। ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से जैसे इस तरह का अगर प्रश्न आता है P बट्टे Q बराबर 3 माइनस या इस तरह से कोई आता है, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ रूट वाले का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, रूट वाले को। इस 3 को इधर ला के लिख दीजिए, तो P बट्टे कितना हो जाएगा Q, और ये +3 है, किसके हो जाएंगे -3 बराबर, अगर लिखें तो 2 कितना कर देंगे 5, और 2 को भी हटा देंगे, गुणा में तो बट्टे में आ जाएंगे, तो P बट्टे 2Q हो जाएगा यहाँ पर, और -3 बट्टे 2 हो जाएंगे, और बराबर रूट में 5। अब आप अच्छे से सीख चुके हैं, अभी मैंने कराया था कि √5 एक कैसी संख्या है, √5, तो √5 बोलेंगे, √5 संख्या है सर कैसी, एक अपर में। ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है अपर में, और इधर आप देखेंगे तो ये संख्या लिखी हुई है पर में। कैसी लिखी हुई है, पर में, ये लिखी हुई है पर में, और ये लिखी हुई है अपर में, और पर में अपर में के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। कोई भी संख्या जो पर में है और एक संख्या कैसी अपर में है, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती, फिर ऐसा यहाँ पे क्यों बराबर आ रहा है, हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है, वो मिस्टेक हमने क्या कर रखी है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, ये लिखा हुआ है कि हमने इस संख्या को क्या मान लिया है पर में, तो हम इसे पर में न बोल के हम इसे बोलेंगे अपर में। ठीक है, इसे पर में न बोल के हम इसे बोलेंगे अपर में, लिख देंगे यहाँ पर, देखिए P बट्टे 2Q और -3 बट्टे 2 एक परमेय संख्या है। जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक है, और परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है, जो परमेय अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे, अतः कितना लिखा हुआ है 3 प्लस 2√5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे अगले प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न देने का सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या में अपरमेय संख्याएं हैं, सेम उसी की तरह है, ये मैंने अभी कराया था। ठीक है, आप उसकी तरह कर लेंगे, और इसे भी मैंने अभी बताया उसी की तरह, ये सारे प्रश्न उसी की तरह होंगे, तो मैं इसमें से एक प्रश्न आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मैं दूसरा प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ, या पहला पूछ लीजिए, देखिए माना 1 बट्टे √2 एक परमेय संख्या है, और परमेय है तो इसे P बट्टे Q के रूप में लिखेंगे हम, तो P बट्टे Q बराबर 1 बट्टे √2, अब वही बात लिखेंगे यहाँ पर, P और Q क्या है यहाँ पर पूर्णांक है, क्या है यहाँ पर पूर्णांक, और पूर्णांक भी कैसे, ये सह अभाज्य, और सहभाज्य अब सीख चुके हैं। ठीक है, हमें चाहिए रूट का मान, तो रूट का मान निकालिए, इसे पलट दीजिए, पलटने
इसे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, Q बट्टे P बराबर √2। ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये संख्या लिखी है कौन सी, अपर में, कौन सी, अपर में। और इधर जब आप देखेंगे तो ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है पर में। ठीक है। और आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया था कि पर में के बराबर नहीं हो सकती। लिख देंगे यहाँ पर Q बट्टे P एक परमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि परमेय परमेय के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए अतः 1 बट्टे √2 एक अपरमेय संख्या। ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसी तरह से इस वाले सवाल को कर लेंगे दूसरे वाले को। ठीक है। इसी तरह से आप तीसरे वाले को कर लेंगे। तीसरा वाला सवाल बिल्कुल दूसरे वाले की तरह, जिसमें हम क्या करेंगे, √2 का मान निकाल लेंगे 6 को दूसरी तरफ करके। ठीक है। इस तरह से आपके जितने भी एक्सरसाइज में सवाल थे वो सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है इसे √2 लिख देगा, √3 लिख देगा, √में 5। इन तीनों में से एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है।